गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। देखिए, आपको जो एक टाइम मिला हुआ है ना इलेक्शन के टाइम पे, जैसे इलेक्शन के टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, जैसे मार्च अप्रैल मई जून में जाके इलेक्शन ख़त्म है। तो हम इन 3 महीने में अपनी जो तैयारी है उसे एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, इसी मेहनत के उसमें मैं आपके लिए आज हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस जो है प्री हिस्टोरिक फेज, जो हमारे स्टोन एजेस होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट डे अपना एक पैटर्न तैयार किया था कि हमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का चैप्टर लेके आया था, परसेंटेज, उसका मैंने बेसिक पढ़ाया था। सेकंड फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी। कल फिर मैंने मैथ्स का कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कराई थी नई न्यू क्वेश्चंस की। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक नया सब्जेक्ट जीएस का, जो है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, हिस्ट्री में आपको पता है तीन चीज़ होती हैं। हिस्टोरिक एज होती है, ठीक है, फिर मिडिवल होती है और फिर मॉडर्न होती है। अगर हम इन चीज़ों को लाइन वाइज सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप इजीली इन्हें कनेक्ट कर पाएंगे कि पहले क्या आया था, फिर बाद में क्या, फिर इसके बाद में क्या। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप हिस्ट्री को सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो आपको एक कनेक्शन भी मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन आप बिना कनेक्शन के पढ़ेंगे कि अभी मिडिवल पढ़ लिया, उसके बाद फिर मॉडर्न पढ़ लिया, फिर सीधा एंशियंट पे आ गए, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और आपको भी मज़ा नहीं आता। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो अगर आपको कनेक्शन या सीरीज याद रहेगी तो आपको याद करने में ईजी रहता है। ठीक है, तो आज थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा। मैं आपको चैप्टर वाइज इसमें लेके चलूंगा। ठीक है, जैसे पहले प्री हिस्टोरिक फेज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा प्री हिस्टोरिक फेज है, देखिए इसकी डेफिनेशन भी एक बार पूछी गई है। डेफिनेशन क्या पूछी गई है कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक फेज है उसमें जो कौन से स्टोन एज आते हैं, ये 3 स्टोन एज आते हैं। तो हमसे पूछ लिया गया था कि जो स्टोन एज है, ये जो स्टोन एज है, ये कौन से फेज में आता है? ये प्री हिस्टोरिक में आता है या ये हिस्टोरिक में आता है या ये मिडाइवल में आता है, ये किस में आता है? ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्री हिस्टोरिक फेज की एक डेफिनेशन लिख दी है। इवेंट अकरिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब किसी को लिखना भी नहीं आता था, आर कंसिडर्ड द डोमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक विच इज जनरली रिप्रेजेंट बाय 3 स्टोन एजेस। ठीक है, 3 स्टोन एजेस, इसका मतलब है कि जब किसी को लिखना भी नहीं आता था, उस एज को क्या कहते थे हम? प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, उस प्री हिस्टोरिक एज में 3 एजेस आते हैं हमारे पास। कौन कौन सी आती है? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, ये तीनों एजेस के नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, अगर इन्हें सोचेंगे भी थोड़ा बहुत कि भाई पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, बस मैं इन्हें एक चीज से आपको याद करा सकता हूँ। पैलियो मतलब पहला, सबसे पहला एज। ठीक है, मीजो, मीजो बीच में आ रहा है, और मिडिल किससे शुरू होता है? वो भी एम से शुरू होता है, मिडिल। ठीक है, तो मीजोलिथिक मिडिल, तो ये बीच वाला एज हो गया। और न्यू, न्यू किससे लिखा जाता है? एन से, तो न्योलिथिक एज हो गया। तो एज आप ऐसे हिंट की तरह याद कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने भी, जब मैं पहली बार इसे मैंने हिस्ट्री शुरू की थी और मैंने जब ये एजेस पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत आई थी, क्या ये पैलियोलिथिक, क्या मीजोलिथिक, क्या नियोलिथिक। और जब भी इनकी सीरीज आती थी ना, क्योंकि सीरीज में ये पूछ लिया करता था कि इनका ये बताइए 50,000 से 10,000, 10,000 से 6,000, 6,000 से 100 BC। ठीक है, जब इनकी सीरीज लगाने को आती थी, ये पूछ लेता था कि इन्हें सीरीज में लगाइए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था यार, पहले म्यूजियोलिथिक आएगा या पहले पैलियोलिथिक आएगा। तो मैंने इनकी एक छोटी सी ट्रिक बना ली थी कि पी से पहला, सबसे पहला एज, एम से मिडल तो म्यूजियोलिथिक एज, और एन से न्यू तो नियोलिथिक एज। इससे मुझे ईजी हो गया याद करना। ठीक है, ओके। अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे डिस्कवरी ऑफ पल्लवपुरम पल्लवरम हैंडेक्स बाय रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, ये क्या है? पल्लवरम हैंडेक्स क्या है? मतलब आपने देखो ना, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, कुल्हाड़ी पैलियोलिथिक एज की सबसे पहली चीज जो हमें मिली थी, मतलब जो सबसे ओल्ड स्टोन एज है, उसकी जो सबसे पहली चीज हमें मिली थी वो थी पैलियोलिथिक एज की पल्लवरम हैंडेक्स। ये किसने डिस्कवर की थी? ये डिस्कवर की थी रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने। कब की थी? ये की थी 1863 में। कब की थी? 1863 में। और ये कहाँ की थी? ये भी आपसे पूछ सकता है, ये कहाँ की थी? ये सदर्न इंडिया में की थी। सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में।
ठीक है। साउथ इंडिया में की थी 1863 में। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने की थी। क्या किया था? पल्लवरम हैंडेक्स। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पैलियोलिथिक एज की जो पहली चीज खोजी गई थी, वो खोजी गई थी क्या? पल्लवरम हैंडेक्स। और ये किसने खोजी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने। कहाँ पे? सदर्न इंडिया में। कब? 1863 में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज क्या थी? ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक लेट स्टोन एज। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए क्या बनाया, नोट्स बना रखे हैं, ताकि अगर राइटिंग बाय चांस, मतलब वैसे तो ठीक नहीं आती, लेकिन अगर राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही और आपको ये लिखे हुए नोट ज़्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि ये अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब बाकी जो चीज इनसे अलग है, अगर जो मैं चीज इनसे अलग बताता हूँ, जैसे मैंने रॉबर्ट ब्रूस फुटे में क्या बताया, साउथ इंडिया और 1863, इन सबको मैं बोलता रहता हूँ। तो आप अगर अपने नोट्स बनाते हैं, हाथ से रिटन नोट्स बनाते हैं, तो आप इन्हें एक साइड में लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देखिए, हम हर एक जो ये पैलिथिक है, मीजोलिथिक है और नियोलिथिक है, इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके लिए खास क्या इंपॉर्टेंस थी इस एज की, वो लिखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने पिछली बार ही बताया था जब मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसे ऑरेंज कलर से हाईलाइट करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं कौन सी पहली, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कौन सी एज थी? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पैलियोलिथिक एज को क्या कहते थे? हंटर्स एंड फूड गैदर्स। हंटर्स एंड फूड गैदर्स मतलब हंटिंग करना क्या होता है? शिकार करना। और फूड गैदरिंग का मतलब क्या होता है? वो जो खाने की चीजें उन्हें इकट्ठा करना। उन्हें बस यही दो चीज आती थी कि हंटिंग करना और खाना। हंटिंग करना और खाना, और फूड को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पैलियोलिथिक, ये जो हंटर्स एंड फूड गैदर्स एज है, ये कौन सी एज को कहते थे? हंटर्स और फूड गैदर एज है, ये कौन सी एज को कहते थे? पैलियोलिथिक को कहते थे, मीजोलिथिक को कहते हैं, या नियोलिथिक को कहते थे? ठीक है, इस बेसिस पे ऑप्शन आ चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि हंटर्स और फूड गैदर्स की एज कौन सी एज थी? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज। मैंने आपको बताया था ये सबसे पहला एज है, तो अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज विच डेवलप्ड इन द आइस एज पीरियड। ठीक है, इट वॉज स्प्रेड। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो मैंने खुद अपने मॉक में देखा है। क्या क्वेश्चन है? इट वॉज स्प्रेड इन पर्टिकुलरली ओल्ड पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे पार्ट्स में फैला होता है, लेकिन कहाँ नहीं था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ नहीं था इंडिया में? वो था एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। जो हमारा यूपी का, बिहार का, जहाँ से गंगा बहते हुए जाती है, ऊपर इंडस, जहाँ से इंडस बहती है, ये वहाँ पे नहीं थे। ये हमारी नर्मदा के पास सदर्न एरिया में थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये इंडिया में थे तो हर जगह, लेकिन कहाँ पे नहीं थे, एक्सेप्ट में पूछा जाता है ये कहाँ पे नहीं थे, ये थे, ये नहीं थे एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। ये बिल्कुल साफ साफ आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा कि ये कहाँ पे नहीं थे। ठीक है, ओके। द मैन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो, मतलब जो इंडिया में जो लोग रहते थे इस टाइम पे, इस पैलियोलिथिक एज में, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे नेगोरिटा रेस। उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे नेगोरिटा रेस। और वो कहाँ रहते थे? केव्स और शेल्टर है भाई, उस टाइम घर तो होते नहीं थे। हम ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज की, कि जब इंसान नहीं थे, जब ये बंदरों की तरह रहते थे, या फिर इतना कुछ था नहीं साधन कहीं रहने का, कभी ये पहाड़ की गुफाओं में रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, तो कोई शेल्टर तो था नहीं। ठीक है, केव एंड शेल्टर में रहते थे, और इनको कहते थे नेगोरिटा रेस। क्या कहते थे? नेगोरिटा रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उनके पास एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। हाउस बिल्डिंग के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, ना पोर्ट्री या किसी मेटल के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि उन्हें किसी मेटल के बारे में पता था या नहीं पता था, तो उन्हें किसी भी मेटल के बारे में नहीं पता था। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जो पुराने थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? आग का आविष्कार किया था, तो वो इसी एज में हुआ था। लेकिन इस जो पैलियोलिथिक एज है ना, इसके भी लेटर एज में हुआ था। मतलब जब ये पैलियोलिथिक एज खत्म होने वाली थी और मेसोलिथिक एज स्टार्ट होने वाली थी, उस एज में ये फायर की डिस्कवरी हुई थी। कब डिस्कवरी हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है कि इन द लेटर एज, इस एज के खत्म होने के टाइम पे किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, किस चीज की नॉलेज इन्हें मिली थी? वो मिली थी फायर की। ठीक है, तो हमने तीन चीज पढ़ी कि ये पूरे इंडिया में रहते थे, ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं थे? ये थे इंडस और गंगा के एलुवियल प्लेन्स में नहीं थे। दूसरी चीज
जो इंडिया में लोग रहते थे उनका नाम, उन्हें किस रेस में बुलाया था? नेगोरिटा रेस में, ठीक है। और वो रहते कहाँ थे? केव और शेल्टर में। उन्हें एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, मेटल, किसी की भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इसके जो लास्ट फेज था पैलियोलिथिक एज का, उसमें किसकी डिस्कवरी की गई थी? उसमें फायर की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनी ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ, अब देखिए, अब वो मैंने क्या कहा था आपको, वो हंटर थे। अब हंटर वो हाथ से तो शिकार करेंगे नहीं, उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा, कि भाला होगा या कुछ और होगा। तो वो भी टूल्स का यूज करते थे। कौन से टूल्स थे? अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड का मतलब होता है जो खुरदरे टूल्स होते हैं, मतलब जैसे हमारा नाइफ होता है वो तो पॉलिश्ड है, लेकिन अगर वही उसमें खुरदरापन आ जाएगा, या फिर वो चिकना नहीं रहेगा, या फिर वो कटाई नहीं करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? अनपॉलिश्ड हो जाएगा, अनट्रेस्ड। रफ स्टोन, मतलब जो स्टोन होते थे ना, ऐसे उठा लिया और ऐसे ही मार दिया, ना उसको धार तेज करी ना कुछ किया, तो ऐसे थे। कौन कौन से थे? हैंड एक्स था, चोपर्स था, क्लीवर्स था, ब्लेड थे, स्क्रैपर्स था, ठीक है। वो सब ये थे, ठीक है। आप इन्हें याद कर सकते हैं, हैंड एक्स, चोपर्स, क्लीवर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, ठीक है। उसके बाद जिस जिस चीज से टूल को बनाते थे, ये जो इनके टूल्स थे जो मैंने आपको बताया अभी, चोपर्स, क्लीवर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, ये किस स्टोन से बनाते थे? उस स्टोन का नाम था क्वार्टरसाइट स्टोन, ठीक है। क्या क्या नाम था? क्वार्टरसाइट स्टोन, ठीक है। और जिस स्टोन को ये यूज करते थे, क्वार्टरसाइट को, उसी वजह से इन्हें दूसरे नाम से भी बुलाया जाता था। उसका नाम था क्वार्टरसाइट मैन, क्वार्टरसाइट मैन, ठीक है। एक तो नेगोरिटा रेस का नाम हो गया, लेकिन और दूसरा नाम क्या हो गया? क्वार्टरसाइट मैन। इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो जो स्टोन थे ना जिससे वो बने होते थे, उनके जो टूल्स जिससे बने होते थे, वो उसका नाम था क्वार्टरसाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ साइट्स की बात कर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, पैलियोलिथिक एज में तीन है: अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लेट पैलियोलिथिक, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि लेट पैलियोलिथिक एज जो थी, बिल्कुल जो लास्ट वाली थी, उसमें किसका हुआ था? फायर की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। किसकी डिस्कवरी हुई थी? फायर की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो लेट पैलियोलिथिक एज में हुई थी। तो अर्ली पैलियोलिथिक एज की साइट कौन कौन सी है? देखो, हमने पढ़ा है बेलन वैली, मिर्जापुर। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। अब ये उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है, यूपी का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अर्ली पैलियोलिथिक साइट कहाँ पे थी? बेलन वैली, मिर्जापुर। मिर्जापुर पता है आपको कहाँ पे है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। तो अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं? बेलन वैली है, मिर्जापुर, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ठीक है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। अगली मिडिल पैलियोलिथिक एज कौन सी है? नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैलीज, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैलीज, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट पैलियोलिथिक एज कहाँ पे? कुरनोल, आंध्र प्रदेश, कुरनोल, आंध्र प्रदेश। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं जो हमारे पैलियोलिथिक एज के जो जो लोग आए थे, लेकिन वो कहाँ पाए नहीं जाते? इंडस और गंगा के एलुवियल प्लेन्स में। आपने इनकी साइट्स देखी, साइट्स भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के साउथ में। साउथ में तो है मिर्जापुर, और हमारे नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वो भी साउथ हो गया, कुरनोल वो भी साउथ हो गया। मैंने नॉर्थ की बात की नहीं की क्योंकि वहां पे साइट्स ही नहीं है, ठीक है। तो और इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है जो मैंने देखा था, यूपीएससी में देखा था, ठीक है। वो ये क्वेश्चन था कि पहली बार जो इंसान इंडिया में पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे? वो थे नर्मदा के किनारे। कहाँ पे थे? नर्मदा के किनारे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स आर नर्मदा। जो इंसान पहली बार पाए गए थे, या फिर जिन्होंने पहली बार डेरा डाला था, कह सकते हैं डेरा डाला था इंडिया में, या फिर वो इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले वो कहाँ पाए गए थे? वो नर्मदा के पास पाए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं, आप गूगल करेंगे और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा ये नर्मदा के पास, ठीक है। और चलते हैं आगे। ये तो हो गई किसकी बात? पैलियोलिथिक एज की बात। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मीजोलिथिक एज की, मीजोलिथिक एज की, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था, पैलियोलिथिक एज को क्या कहते थे? पैलियोलिथिक एज को कहते थे हंटर्स एंड फूड गैदर्स, ठीक है। हंटिंग करना और जो खाना है उसे इकट्ठा करना, ठीक है। लेकिन जो मीजोलिथिक एज है उसे क्या कहते थे? हंटर्स एंड हर्डर्स। क्या कहते थे? हंटर्स एंड हर्डर्स। हर्डर्स क्या होते हैं? हर्डर्स होते हैं जो ये गाय बकरी को चराते हैं, ठीक है। गाय बकरी को चराते हैं उसे क्या कहते हैं? हंटर्स एंड हर्डर्स। हंटर्स जो वो होते थे कि मारने वाले और शिकार करने वाले, और हर्डर्स कौन से होते थे? हर्डर वो होते थे जो गाय बकरी चराते थे, ठीक है। बोथ मीजोलिथिक एरा एंड नियोलिथिक एरा बिलोंग टू अ हेलोसिना एरा, कि जो मतलब मीजोलिथिक एज में जो
मीजोलिथिक एरा थे ऑफ के पीपल थे, उन न्यूलिथिक एरा के पीछे पीपल थे, उन्हें क्या कहते थे, हेलोसिन एरा। ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक जो मैन थे वो क्या थे, हंटर्स, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अभी मैंने क्या बताया था, हर्डर्स कौन होते हैं, ये गाय बकरी चराने वाले, उन्हें क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। वो क्या कहते थे, अपने यहाँ पालते थे। ठीक है। दे रिड्यूस इन साइज वेल स्टेब्लिश टूल टाइप्स विच इज कॉल्ड माइक्रोलिथिक टूल्स। मैंने आपको पैलेथिक एज में क्या पढ़ाया था, पैलेथिक एज में मैंने ये पढ़ाया था कि जो उसके टूल्स थे वो क्या थे, अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड का मतलब होता है ब्लंट टूल्स। ब्लंट टूल्स का मतलब होता है जो धारीदार टूल्स नहीं होते। ठीक है। वो ऐसी पत्थर वत्थर उठा के या फिर ऐसे भाला सा बना के जो अनपॉलिश्ड होते हैं उनसे वो शिकार करते थे। लेकिन मिजोलिथिक एज में क्या हुआ था, मिजोलिथिक एज में उन्होंने अपने जो टूल्स थे उसको पैना करना शुरू कर दिया था। जैसे हमारे घर में नाइफ होता है, नाइफ पैना होता है, ठीक है, उसे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें टूल्स को कहते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक है। इसी वजह से इसके मीजोलिथिक एज के जो मैन थे या फिर पीपल थे उन्हें कहने लगे हम माइक्रोलिथिक पीपल्स या फिर माइक्रोलिथिक एज। ठीक है। एक तो इसका नाम होता है मीजोलिथिक एज, लेकिन इसके टूल्स की वजह से जो ये माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने लगे इसकी वजह से हम इन्हें कैसे इसे कहने लगे माइक्रोलिथिक एज। ठीक है। जैसे हमने वहां पे देखा था कि क्वार्टरजाइट था, क्वार्टरजाइट की वजह से हम वहां पे उसे क्वार्टरजाइट मैन कहने लगे थे। ठीक है। और कौन सी रेस थी, नेगोरिटा रेस थी। ऐसे ही इसमें जो मेसोलिथिक एज है इसके माइक्रोलिथिक टूल्स की वजह से हम ये कैसे लगे माइक्रोलिथिक एज। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखो अभी मैं जिक्र करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है पोट्री। ठीक है। जिसका नाम है पोट्री। पोट्री इज एब्सेंट इन दिस एज। क्या लिखा है, पोट्री इज एब्सेंट इन दिस एज। लेकिन फिर भी किससे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, पोट्री भले ही एब्सेंट थी इस एज में। पोट्री क्या होती है, पोट्री का मतलब होता है सुराही जिसमें हम कुछ ना कुछ भर के रखते हैं। ठीक है। तो पोट्री इज एब्सेंट इन दिस एज, लेकिन वो कहां प्रेजेंट थी, वो लांगहांज इन गुजरात। ठीक है। वो गुजरात में मिली थी। और कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर, कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये भी यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार मीजोलिथिक एज में जो पोट्री मिली थी वो कहां मिली थी, कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर। उसके बाद हम देखते हैं इनिशिएटेड रॉक आर्ट पेंटिंग। इनिशिएटेड रॉक आर्ट पेंटिंग, रॉक आर्ट पेंटिंग किसे कहते हैं कि आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि एक गुफा में चले जाते हैं और गुफा में बहुत सारी पेंटिंग मिल रही है कि भाई एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे सन है, कुछ ऐसे करके। ठीक है। तो रॉक आर्ट पेंटिंग मिलती है। तो वो कब शुरू हुआ था, वो इसी टाइम पे शुरू हुआ था। फर्स्ट रॉक आर्ट पेंटिंग इन इंडिया वो डिस्कवर्ड एट सोहाईगी घाट इन कैमूर हिल्स यूपी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम के लिए। यूपी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली रॉक आर्ट पेंटिंग जो पहली बार ऐसे रॉक्स पे पेंट किया गया था, ये पेंटिंग बनाई गई थी इंडिया में, वो कहाँ बनाई गई थी, वो कैमूर हिल्स में सोहाईगी घाट में बनाई गई थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। कि अगर अगर देखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो मैं गारंटी दे के सकता हूँ कि 95% को पता ही नहीं होगा। ठीक है। जिसने भी ये ढंग से नहीं पढ़ा होगा ना चैप्टर उसे पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो आप कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको नंबर दिलाए। ठीक है। आपको किसी से आगे रखे, आपको एडवांस बनाए। ठीक है। तो फर्स्ट रॉक आर्ट पेंटिंग इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड एट सोहेगी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी। ठीक है। अब देखिए इंडिया विथ रिच कॉन्सेंट्रेशन इन सेंट्रल इंडिया एज अ भीमबेटका केव्स। ठीक है। मैंने पढ़ाया था भीमबेटका केव कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। एनिमल डोमिनेटेड द सीन एट मोस्ट आर्ट साइट, नो स्नेक इज डिपिक्टेड। पता है उसमें क्या दिखा था, अगर आप भीमबेटका केव्स को है ना गूगल पे सर्च मारेंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे इंसान है ना घोड़ों पे बैठे हुए हैं, घोड़ों पे बैठ के सवारी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे करके दिखाया हुआ है। ठीक है। वहां पे क्या क्या है, वहां बकरी है। ठीक है। और वहां पे काव है। ठीक है। ये सब है, लेकिन वहां पे क्या नहीं है, वहां स्नेक नहीं है। ये मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया कि वहां पे सब कुछ लिखा था उस ऑप्शन में कि भाई घोड़ा था, वहां पे बकरी थी, काव थी, ये सब था, लेकिन वहां क्या नहीं था, वहां पे स्नेक नहीं था। क्या नहीं था, स्नेक इज नॉट डिपिक्टेड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया था ऐसे डी ऑप्शन में स्नेक लिखा होता तो स्नेक की वहां कोई बात नहीं करी गई थी, तो इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है। ठीक है। आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। कौन सी, इनिशिएटेड रॉक आर्ट पेंटिंग, तो फर्स्ट पेंटिंग कहां मिली थी, कैमूर हिल्स यूपी में। और भीमबेटका की गुफाओं में रॉक आर्ट पेंटिंग थी। ठीक है। और वो कहां पे, मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां पे कोई स्नेक की बात नहीं कही गई थी। ठीक है। उसके बाद पोट्री यहां पे एब्सेंट थी। ठीक है। पोट्री यहां एब्सेंट थी, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि पोट्री एब्सेंट होने के बाद भी ये मेसोलिथिक एज में कहां कहां है, तो लाघांज गुजरात में पता था और कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने
पैलियोलिथिक एज की साइट्स पढ़ी है, ऐसे मीजोलिथिक एज की भी कुछ साइट्स हैं। देखिए साइट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइट से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पूछ लेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, अगर मैं कह दूं कि बागोर बागोर किस एज की साइट है, पैलियोलिथिक की है, मीजोलिथिक की है, नियोलिथिक की है, किस एज के अंदर में आती है, तो आपको नहीं पता होगा जब तक आपने पढ़ा ना हो। तो बागोर ये कहाँ पे है, राजस्थान। आपको एक तो ये याद करना है कि साइट क्या है, कौन से स्टेट में है, और किस एज के अंदर आती है। बस आपको ये तीन चीज याद रखनी है कि मीजोलिथिक एज है, बागोर साइट है, और किस स्टेट में आती है, राजस्थान में आती है, ठीक है। तो बागोर राजस्थान ऑन रिवर कोठारी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस एज, ठीक है। इस मीजोलिथिक एज की सबसे बड़ी साइट, सारी साइट्स में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, बागोर राजस्थान। दूसरा आदमगढ़ एमपी, एंड बागोर प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि मेसोलिथिक एज जो है वो क्या है, हंटर्स है और हर्डर्स है। हंटर्स है और हर्डर्स है। हंटर्स का मतलब क्या बताया था मैंने, चौराया, मतलब जो चराने जाते हैं, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जो अपने यहाँ पालते हैं, पशुओं को यहाँ पालते हैं अपने यहाँ, ठीक है, उसे कहते हैं हर्डर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हर्डर्स कहाँ पाए गए थे, प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पाए गए थे, आदमगढ़ एमपी में और बागोर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद और अदर साइट कौन सी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट आ चुकी है अब, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ पे है, ये इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ एरिया में। आपसे सीधा सीधा यूपी पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीजोलिथिक एज की जो साइट है, मीजोलिथिक एज की जो साइट है वो यूपी में कहाँ पड़ती है, ठीक है। यूपी में कहाँ है, यूपी में कहाँ है, कहाँ पे है, सराय नाहर राय कहाँ पे है, ये इलाहाबाद के पास है, प्रतापगढ़ एरिया के पास है, ठीक है। इलाहाबाद प्रतापगढ़ आसपास ही है ना, तो उन एरिया के पास है, ठीक है। चौथी साइट कौन सी है, चौथी है महादहा यूपी। ये भी कहाँ पे है, यूपी में, जहाँ पे बोन आर्टिफैक्ट। बोन आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो हड्डियों के, जो आपने देखा है ना, जैसे आपने मूवी में देखो काला वाला जादू करते रहते हैं, उनके गले में हड्डियां पड़ी रहती हैं ऐसी, उसकी माला से बना के टांग के रखते हैं। तो ये इसका मतलब वही है, बोन आर्टिफैक्ट आर फाउंड कहाँ पे पाया गया, मादहा यूपी में। तो यूपी की हमें कितनी साइट मिली है, यूपी की 2 साइट मिली है, कहाँ पे, मीजोलिथिक एज में। कौन कौन सी, सराई और दूसरी महादहा, ठीक है। और तीसरी कौन सी साइट है, तीसरी है कैमूर हिल्स। कौन सी है, कैमूर हिल्स, ठीक है। कैमूर हिल्स यूपी, ठीक है। तो इंडिया इनिशिएटेड रॉक आर्ट पेंटिंग एंड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट सोहेगी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी, ठीक है। समझ गए आप, ये बात होगी पूरी किसकी, मीजोलिथिक एज की। अब हम आगे चलते हैं कौन सी एज पे, नियोलिथिक एज पे। ये है हमारा नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज में क्या होता है, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, मतलब हम यहाँ पे खाना बनाना हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। और यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। तो हमने पहले क्या सीखा, देखो अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना कि हमने मीजोलिथिक एज को कहा था हंटर्स एंड फूड गैदर्स, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हंटर्स और फूड गैदर्स का मतलब होता है कि वो शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए चाहिए टूल्स, टूल्स होते थे अनपॉलिश्ड, क्वार्टर साइड के बने होते थे, और नर्मदा बेलन वैली मिर्जापुर में वो मिलते थे, ठीक है। ऐसी मीजोलिथिक को एज को याद करने का तरीका क्या हो गया, हंटर्स थे और हर्डर्स थे। हंटर्स का मतलब हो गया जो मार के खाना खाते थे, उनके पास टूल्स होते थे, टूल्स होंगे वो कौन से, माइक्रोलिथिक वाले। और हर्डर्स का मतलब हो गया वो डोमेस्टिकेशन ऑफ भी करते थे, किसका, एनिमल्स का। और डोमेस्टिकेशन मिलते कहाँ थे, आदमगढ़ में और बागोड़ में, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं भी थी, ठीक है। और पोट्री के बारे में बात की गई थी। दूसरी तीसरी बात क्या करते हैं, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक में सिंपल सी बात है कि जब हंटर्स हो गए, फूड गैदर्स हो गए, हंटर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, अब क्या होगा, अब उन्हें खूब फूड को खुद भी बनाना या उगाना आना चाहिए। तो हम किस में आ गए, अब हम आ चुके हैं नियोलिथिक एज में। किस में आ चुके हैं हम, नियोलिथिक एज में हम आ चुके हैं। तो नियोलिथिक मैन कैन कल्टिवेट लैंड, मतलब एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसे ऑरेंज में लिख रखा है कि देखिए जो नियोलिथिक मैन थे वो क्या करने लगे थे, वो लैंड में मतलब जुताई करने लगे थे, उसमें उसको कल्टीवेट करने लगे थे, और उसमें क्या बोने लगे थे, रागी एंड हॉर्स ग्राम,
ठीक है। ही डोमेस्टिकेटेड, वो किसे डोमेस्टिकेटेड करते थे? कैटल को, शीप को, गोट्स को क्या करते थे? उन्हें पालते थे। ठीक है, पालतू जिसे कहते हैं ना उन्हें, वैसे जैसे आजकल हम कुत्ते पालते हैं, बिल्ली, ऐसे कुछ करके, तो वो भी ऐसे ही करते थे, कैटल, शीप एंड गोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा था कि पैलेलिथिक एज में जो टूल्स बने होते थे वो किससे बने होते थे? क्वार्टरजाइट से। ऐसे ही नियोलिथिक एज में टूल्स बनाने का एक नया जो उन्होंने स्टोन खोज लिया था, नई चीज जो खोली थी, उसे कहते हैं सेल्ट्स। ठीक है, वो क्वार्टरजाइट से तो बनाते ही थे, वो सेल्ट से भी बनाते थे। ठीक है, वो किससे बनाते थे? वो सेल्ट से भी बनाते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में वो लैंड को कल्टीवेट करते थे और क्या उगाते थे? रागी एंड हॉर्स ग्राम। क्या डोमेस्टिकेशन, कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे? कैटल, शीप, गोट्स। और किस टूल का यूज करते थे? सेल्ट्स का। ठीक है, तो टूल्स कैसे थे? पॉलिश्ड थे और पैक्ड थे। तो हमने सीख लिया था कि भाई माइक्रोलिथिक एज से जो मेसोलिथिक एज था उसमें माइक्रोलिथिक टूल्स को बनाना शुरू कर दिया था, तो न्यूलिथिक में भी उसे यूज करेंगे, वो पॉलिश एंड पैक्ड को। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, मेसोलिथिक एज में पोट्री नहीं मिली थी, लेकिन कुछ जगह, दो जगह ऐसी थी जहां पे मिली थी। ऐसे ही यहाँ पे पहली बार जो पोट्री बाय हैंड, मतलब हाथ से जो बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ किसके? पोटर्स व्हील से। आपने देखा होगा वो जो घूमता रहता है और उसे हम हाथ से शेप देते रहते हैं, उसे कहते हैं पोटर्स व्हील। देयर पोट्री इंक्लूडिंग बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। ठीक है, पोट्री ऑन अ लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस पीरियड। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सबसे ज्यादा, जैसे हम आगे जाके पढ़े हैं कुषाण वंश। देखिए, इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, लेकिन उसे लार्ज स्केल पे यूज किसने किया था? कुषाण वंश ने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, पोट्री हमें मिली थी मीजोलिथिक एज में, लेकिन लार्ज स्केल पे पोट्री जो मिली थी वो कौन सी एज में थी? वो नियोलिथिक एज में थी। ऐसे ही आप इसे याद रखिए। ठीक है, तो पोट्री ऑन अ लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस पीरियड। ठीक है, तो कौन कौन से उसकी थी? बर्निस्ड वेयर की थी, ग्रे वेयर की थी, ठीक है, और मैट इम्प्रेस्ड वेयर की थी। आप इन तीनों तीनों चीजों को याद रखना, क्योंकि आगे जाके एक थोड़ा छोटा सा आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, ये जो अभी जो आप पढ़ रहे हो बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये आगे जाके रेड में चेंज होने वाली है। ठीक है, किस में चेंज होने वाली है? रेड और ब्लैक में चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि नियोलिथिक एज में जो पोल्ट्री थी वो कौन कौन से उसकी थी? बर्निश्ड वेयर की थी, ग्रे वेयर की थी और मैट इम्प्रेस्ड वेयर की थी। ठीक है, और जो पोल्ट्री थी वो लार्ज स्केल पे इसी एज में मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि जैसे नियोलिथिक सबकी साइट्स बताई है, तो नियोलिथिक एज की भी कुछ साइट्स हैं। कौन कौन से साइट्स हैं? बुर्जा होम एंड गुफकराल। बुर्जा होम एंड गुफकराल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुर्जा होम एंड गुफकराल पहले बात तो है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। ले और ये कौन सी एज में आता है, कौन सी एज के अंडर में है? तो ये न्यूलिथिक एज के अंडर में है। तो बुर्जा होम एंड गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किस चीज के लिए फेमस है? पिट ड्वेलिंग के लिए, स्टोन टूल्स के लिए, और जो ग्रेवयार्ड होते हैं ना जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, वो कहाँ पे थे? हाउस होल्ड के अंदर ही थे, विद इन हाउस होल्ड, जहां हम रहते हैं ना उसी में ही इन्होंने दफनाने का ग्रेवयार्ड बना रखा था। जैसे आज के टाइम पे हमारा ग्रेवयार्ड होता है घर से दूर कहीं पे सुनसान जंगल के पास। ठीक है, वैसे ही बुर्जा होम और गुफकराल जम्मू कश्मीर में जो ग्रेवयार्ड थे वो विद इन हाउस होल्ड, मतलब घर के अंदर ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और मेहरगढ़ और महागढ़ा। ठीक है, मेहरगढ़ क्या था? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। क्या था? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर दूसरे मॉक में मिल जाएगा। जो मॉक वो हार्ड बनाएगा, अगर वो हार्ड बनाने की कोशिश करेगा और वो क्वेश्चन डालेगा एंशियंट इंडिया से और वो भी स्टोन एज से, तो वो कोशिश करेगा ये वाला क्वेश्चन डालने को। ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ का वो डालेगा ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान किसे कहते हैं? मेहरगढ़ को कहते हैं, महागढ़ को कहते हैं, बुर्जा होम को कहते हैं, गुफकराल को कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेहरगढ़ ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। और अगर आपसे ये पूछ ले कि आज के टाइम पे ये है कहाँ, तो ये पाकिस्तान का प्रोविंस है, ये पाकिस्तान में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ पे है? साउथ ऑफ प्रयागराज में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है? देखो इंपॉर्टेंट तो सारी है जो मैंने भी ऑरेंज से कर रखी है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो महागढ़ा, महागढ़ा कहाँ पे है? प्रयागराज में। सबसे पहले तो ये यूपी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर कहीं आए ना आए, एक बार को यूपी में पक्का आ सकता है। ठीक है, तो महागढ़ा साउथ ऑफ प्रयागराज, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे
कि सबसे पुरानी फसल कौन सी थी? सबसे पुरानी फसल थी सबसे पहले राइस, ठीक है। और ये सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले कहां उगनी शुरू हुई? इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में भी कहां शुरू हुई? महागरा में, ठीक है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बनता है उसका, जो देखो महागरा कहां पे है? महागरा है प्रयागराज यूपी में, लेकिन कुछ जो इनके बीच में एक मतभेद रहता है कि महागरा नहीं है, लाहुरा देवा में सबसे पहले किया गया था इसकी कल्टीवेशन, लाहुरा देवा, ठीक है। ये भी कहा है, ये भी यूपी में है, आप एक बार थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो महागरा, महागरा में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे राइस कल्टीवेशन के, लेकिन जो रिकमेंडेशन है, जो माना जाता है, वो महागरा को ही माना जाता है, ठीक है। महागरा कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रयागराज में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे किस चीज के? राइस कल्टीवेशन के इन द वर्ल्ड, ठीक है। और चौथा क्या है? बेलन वैली। बेलन वैली मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बेलन वैली कहाँ पे? यूपी के मिर्जापुर में, यूपी के मिर्जापुर में। यहां पे क्या मिला था? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री, ठीक है। बेलन वैली की जिक्र काफी बार आ चुका है, बेलन वैली यहां आ चुका है, ठीक है। बेलन वैली ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, पैलेलिथिक एज में वो रहा बेलन वैली मिर्जापुर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये बात होगी हमारी किस चीज की? नियोलिथिक की। नियोलिथिक कौन सी एज थी? फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी? कैलकुलेटिक एज की। ये हमारी लास्ट एज है, ठीक है। तो कैलकुलेटिक एज की बात कर लेते हैं। देखो कैलकुलेटिक एज किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैलकुलेटिक एज को हम एक नाम से और बुलाते हैं, जिसका नाम है कॉपर स्टोन एज, ठीक है। कैलकुलेटिक को एक नाम से और बुलाते हैं, इसका नाम है कॉपर स्टोन एज। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला मेटल जो इंसान ने यूज किया था वो था कॉपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने हर एग्जाम में काफी बार देख रखा है। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, जो पहला मेटल यूज किया गया था वो कौन सा था? वो कॉपर था, ठीक है। एक बार को ये भी पूछ सकता है कि जो कैलकुलेटिक एज है उसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर स्टोन एज, ठीक है। इसमें क्या था? अब देखो डोमेस्टिकेशन एनिमल कहां से शुरू हो गया था? डोमेस्टिकेशन एनिमल शुरू हो गया था आपका, डोमेस्टिकेशन एनिमल कहां से शुरू हो गया था? डोमेस्टिकेशन एनिमल शुरू हो गया था कहां से? मीजोलिथिक एज से ही, ठीक है। मैंने लिखवाया था आपको कि डोमेस्टिकेशन कहां से शुरू हो गया था? मीजोलिथिक एज से ही, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक एज में भी हुआ, उसके बाद कैलोलिथिक एज में भी हो रहा है। और डोमेस्टिकेशन एनिमल यहाँ पे बढ़ गए हैं। क्या क्या हो गया? काऊ हो गया, शीप, गोट, पिग्स, बफेलो, हंटेड डियर्स। डियर को वो हंट करते थे, मतलब मारते थे, खाने का काम, ठीक है। उन्हें घोड़ों के बारे में नहीं पता था। दे हैव नॉट एक्वेंटेड ऑफ हॉर्सेस, मतलब जैसा आपने देखा यहाँ पे कोआ है, शीप है, गोट है, पिग्स है, बफेलो है, हंड्रेड डियर है, लेकिन यहाँ पे घोड़ों का नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर स्लॉटर्ड। अब देखिए मुझे को बताइए, हम आज के टाइम पे क्या करते हैं? हम अगर कोई गाय भैंस पाल रहे हैं या फिर रख रहे हैं तो उससे क्या होता था? तो हमने देखा था कि जैसे हम अपने घरों में, या सब कोई ना कोई अपने घर में क्या पालता है? गाय या फिर भैंस हो गई, किस चीज़ के लिए? दूध के लिए, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चलता था, ये दूध के लिए नहीं होता था, नॉट फॉर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, नहीं, ये किसके लिए यूज करते थे? स्लॉटर करने के लिए, मतलब मार के खाने के लिए, ठीक है। देखो आज के टाइम पे तो पता है हमें कि इनसे मिल्क मिलता है, मिल्क से हमें डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही हो गया, ठीक है, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब से मिल जाता है। लेकिन उस समय इनको नहीं पता था कि इससे दूध मिलता है या फिर कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। वो क्या करते थे? वो इन्हें पालते थे सिर्फ मारने के लिए, ठीक है। स्लोटर नॉट फॉर मिल्क, वो मतलब स्लोटर कर देते हैं किसके लिए? वो मतलब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते थे उनसे, वो सीधे मारते हैं और खाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। दे प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस एज देयर स्टेपल क्रॉप, मतलब उनका जो मुख्य आहार था, उनका जो मुख्य आहार था, जैसा हमने पहले देखा था कि उन्होंने क्या उगाया था? उन्होंने उगाया था रागी एंड होर्स ग्राम, ठीक है, रागी एंड होर्स ग्राम। लेकिन जो चैल्कोलिथिक पीरियड एज था उसमें वो क्या उगाते थे? वो वीट और राइस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी? बाजरा। क्या? बाजरा। और जो पल्सिस थे, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ठीक है। तो आपको ये चीज मुख्य जो जो मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि इस टाइम पे जो वो उगाते थे, वो जो कल्टीवेट करते थे, वो क्या करते थे? वीट एंड राइस, ठीक है, वीट एंड राइस। और कौन से पल्सेस? लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ठीक है, और बाजरा। क्या? बाजरा।
ठीक है। उसके बाद दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री। मैंने आपको कहा था ना कि जो पहले मैंने पोट्री पढ़ाई थी वो क्या था, वो ब्लैक इम्प्रेस्ड पोट्री थी। ठीक है, कहाँ पे है वो, मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, हाँ ये रहा, देखिए बर्निस्ट वेयर, ठीक है, और ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 3 तरह की हैं। ठीक है, लेकिन जो चैल्कोलिथिक पीरियड था उसमें क्या था, उसमें सिर्फ है ब्लैक एंड रेड। मैंने कहा था ना कि 2 तरह की पोट्री अलग तरीके से आएंगे, रेड और ब्लैक पोट्री। तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर वो पूछ ले कि ब्लैक इम्प्रेस्ड पोट्री, ठीक है, या फिर ग्रे या फिर मैट इम्प्रेस्ड पोट्री, ठीक है, वो कहाँ पे था, वो था नियोलिथिक पीरियड में। और अगर मैं चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करूं तो उसमें कौन सी थी, ब्लैक एंड रेड पोट्री। कौन सी थी, ब्लैक एंड रेड पोट्री। ठीक है, उसके बाद वो बर्न ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स आती हैं आज के टाइम पे, ईंटें होती हैं, तो उनका घर उससे तो बना नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक तो इस तक की नॉलेज ही नहीं थी कि ब्रिक्स से ऐसे ईट करके बनाते हैं। तो किसके हाउस में रहते थे, मड हाउस में रहते थे। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था, वो शेल्टर्स में रहते थे, केव में रहते थे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने मड के घर बनाने शुरू कर दिए थे, तो वो कहाँ रहते थे, मड हाउसेज में। ठीक है, उन्हें राइटिंग के बारे में अभी भी नहीं पता था। किसके बारे में, राइटिंग के बारे में उन्हें अभी भी नहीं पता था। अब आगे देखिए, ये जो 2 चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या, दे वेनरेटेड, वेनेट का मतलब होता है पूजना। वो किसे पूजते थे, गॉडेस को, मदर गॉडेस को। ठीक है, वो किसे पूजते थे, मदर गॉडेस को। और उनका जो सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट, जैसे हम यूपी में देखते हैं या फिर हमारे इंडिया में देखते हैं, हम काऊ को पूजते हैं, काऊ को पूजते हैं, हमारा रिलीजियस सिंबल। ठीक है, काऊ को पूजते हैं। वैसे उस टाइम पे जो सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट था वो क्या था, बुल। ये मैंने एग्जाम में देखा था क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट क्या, चैल्कोलिथिक एज का क्या था, बुल। ठीक है, और वो किसे पूजते थे, मदर गॉडेस को पूजते थे। किसे पूजते थे, मदर गॉडेस को। ठीक है, और उनका सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट क्या था, बुल। अब देखिए, चैल्कोलिथिक एज है, चैल्कोलिथिक एज का दूसरा नाम क्या था, कॉपर स्टोन एज। तो उन्हें कॉपर के बारे में बताया, तो वो कॉपर स्मिथ में अच्छे होंगे। जिस चीज को, जिस मेटल को वो यूज करते थे, तो वो कॉपर स्मिथिंग में अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको हर एक एज की साइट पढ़ाई है, इसकी भी साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक का नाम है अहार, एक का नाम है गिलोन। ये दोनों की साइट कहाँ पे है, राजस्थान के बनास वैली में। ठीक है, राजस्थान की बनास वैली में कौन सी है, अहार एंड गिलोन। और जो इसकी दूसरी साइट है वो है नब्दातली एंड दमाबाद। दमाबाद किस लिए फेमस है, लार्जेस्ट जोरवे कल्चर, एक जोरवे कल्चर चल रहा है, मतलब उसका नाम ही, कल्चर का नाम जोरवे था। वो कहाँ पे था, दमाबाद। ये कहाँ पे है, नीदर गोदावरी रिवर, नीदर गोदावरी रिवर। ठीक है, उसके बाद ये साइट्स हो गई हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चैल्कोलिथिक एज कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको 4 एजेस के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेसोलिथिक को लेट स्टोन एज कहते हैं, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, इन एज में हमने क्या क्या पढ़ा, इनके इंपोर्टेंस पढ़ा, क्या क्या इनमें इंपोर्टेंट था, किस तरह के लोग थे, क्या उन्हें कहते थे, कौन से स्टोन यूज करते थे, उनकी साइट्स कहाँ पे थी। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट साइट्स थी। ठीक है, लेकिन आप इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देना कि जो पैलियोलिथिक एज है वो हंटर्स एंड फूड गैदर्स है। इससे देखो क्या होगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि मैं जो इस चीज में पढ़ने वाला हूँ पैलियोलिथिक एज में, वो किस चीज के बारे में है। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट पढ़ लोगे ना कि हंटर्स एंड फूड गैदर्स, हंटर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट हो गया फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। ठीक है, अगर आप इन चीजों को पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं इसमें पढ़ने क्या वाला हूँ, और आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, और उनकी साइट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी मैंने हाईलाइट तो कर ही दिया है, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं, कही हैं इस वीडियो में, जो मैंने लिखी है, आप उस पर भी बिल्कुल ध्यान देना और उसे भी अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, ताकि आप जब उसे रिवाइज कर सके तो आप उसे एक झलक में देख सके क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मैंने पढ़ लिया। ठीक है, बाकी इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर 1 था प्री हिस्टोरिक फेज का, जिसमें हमने स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं अब जो कल पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स। मैथ्स का अब मैं आपको आगे की जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, और जो प्रैक्टिस थी वो लेके चलूंगा। ठीक है, कल हमने करीब 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कल फिर हम 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसमें भी नए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।